समय को हाशिए पर ले जाने वाली कृति साहिब बीवी और गुलाम। कागज़ के फूल के फ्लॉप हो जाने और समीक्षकों द्वारा फिल्म को दिए गए बहुत ही खराब रिव्यूज से उकता कर गुरुदत्त ने भविष्य में किसी भी फिल्म को निर्देशित करने का विचार त्याग दिया था। इसलिए 1962 में गुरुदत्त ने साहिब बीवी और गुलाम को निर्मित तो किया, लेकिन इसका निर्देशन खुद न करते हुए अपने अभिन्न साथी अबरार अलवी से करवाया। जबकि इससे पहले गुरुदत्त ने सत्येंद्र बोस और नितिन बोस से भी निर्देशन की बात की थी। साहिब बीवी और गुलाम बंगाली उपन्यासकार विमल मित्र का लिखा बंगाली उपन्यास है, जिसमें 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल में सामंतवाद और जमींदारी के पतन की कहानी के साथ साथ पुरुष वर्चस्व वाले समाज में स्त्रियों की भूमिका पर भी विमल मित्र ने अपनी कलम चलाई है। विमल मित्र और शरद चंद्र बांग्ला साहित्य के दो ऐसे पुरोधा लेखक रहे हैं जिन्होंने उस समय अपने साहित्य में स्त्री को भरपूर जगह दी। उनके साहित्य में स्त्री कमजोर नहीं है, वह एक धुरी की तरह काम करती है। सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। साहिब बीवी और गुलाम की स्त्री भी अपनी मर्यादाओं और परिधियों को लांघती है। वह परंपरागत सामंतवाद और पुरुष वर्चस्व वाले समाज में बेड़ियों में बंधी हुई है, लेकिन उन बेड़ियों को झंझना कर खोलने का साहस करती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसको 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। गुरुदत्त को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, अबरार अलवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का और वी.के. मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ छायाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। राष्ट्रपति द्वारा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए इस फिल्म को 1962 का रजत पदक भी दिया गया था। इस फिल्म में भूतनाथ के किरदार के लिए गुरुदत्त स्वयं नहीं आना चाहते थे। उनकी पहली पसंद शशि कपूर थी, लेकिन बाद में भूतनाथ का किरदार गुरुदत्त को ही निभाना पड़ा। छोटी बहू का जो किरदार मीना कुमारी ने किया है, उस किरदार को वहीदा रहमान निभाना चाहती थी। इसके लिए वहीदा ने गुरुदत्त पर दबाव भी डाला, मगर गुरुदत्त ने वहीदा की कम उम्र को देखते हुए मना कर दिया। बाद में वहीदा ने फिल्म का हिस्सा बनने के लिए जवां का किरदार अबरार अलवी से लिखवाया और उस किरदार को निभाया। स्क्रीन पर फिल्म उभरती है एक आलीशान हवेली के खंडरों से, जहां नए निर्माण के लिए अतुल्य चक्रवर्ती नाम का एक ओवरसियर आता है। अतुल चक्रवर्ती दरअसल भूतनाथ है, जिसने कभी हवेली में पनाह पाई थी। अचानक से कोलाहल में पता चलता है कि खुदाई में एक कंकाल निकला है। अतुल्य चक्रवर्ती कंकाल के हाथ में कंगन को देखते ही पहचान जाता है, यह तो छोटी बहू का है जो गायब हो गई थी। आखिर उनका कंकाल हवेली में क्या कर रहा है? क्या वो पुरुष अहम का शिकार हो गई थी? इसी के साथ फ्लैशबैक में फिल्म शुरू होती है। मोहिनी सिंदूर के कार्यालय में काम करते हुए भूतनाथ मालिक की बेटी जबा के संपर्क में आता है। जबा वाचाल है और भूतनाथ शर्मिला। इन दोनों ही विशेषताओं से उनके बीच भी एक संबंध पनपता है। भूतनाथ अपने गांव के भाई बंसी के पास हवेली में रहता है, जिसमें भाई काम करता है, और जो हवेली हर शाम तवाइफों के घुंघरों से आबाद हो उठती है। या तो घुंघरू हवेली तक आते हैं या छोटे बाबू अपनी बग्घी की घंटियों को टनटनाते हुए घुंघरों तक पहुंच जाते हैं। मजले बाबू भी डी.के. सप्रू हो या छोटे बाबू रहमान साहब, इन दोनों की बीवियां हवेली में दम तोड़ती नजर आती है। सप्रू को देखकर जमींदारी अकड़ और सामंतवाद की जिंदा छवि जैसे आंखों में कौंध उठती है। जब छोटी बहू मीना कुमारी छोटे बाबू से हवेली में रुकने को कहती है तो छोटे बाबू कहते हैं, मर्द कभी घर में बैठते हैं? छोटी बहू जब कहती है कि हम भी खाली परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या करें, तब छोटे बाबू जवाब देते हैं, तुम भी हवेली की दूसरी बहुओं की तरह जेवर तोड़वाया करो और जेवर बनवाया करो। तब छोटी बहू एक उदास सांस छोड़ते हुए कहती है, दूसरी बहुओं की तरह। छोटी बहू ने मोहिनी सिंदूर के विज्ञापन को देखा है, उसमें लिखा है कि जो भी सिंदूर को पहनता है उसका प्रियतम उससे दूर नहीं जाता। जब छोटी बहू को पता चलता है कि हवेली में ही भूतनाथ है जो मोहिनी सिंदूर में काम करता है, तब उसे गुप्त दरवाजे से अपने शयन कक्ष में बुलवाती है और मोहिनी सिंदूर की सच्चाई के बारे में पूछती है। बेचारा भूतनाथ क्या करे, वह विज्ञापन तो वाचाल जबा की कारस्तानी है मोहिनी सिंदूर को बेचने के लिए। छोटी बहू मोहिनी सिंदूर मंगवाती है और पहनती है, लेकिन विज्ञापन तो झूठा निकला। मोहिनी सिंदूर प्रियतम को नहीं रोक पाता। करवा चौथ का व्रत है, छोटी बहू को पति के चरणों से स्पर्श करें, पानी से अपने व्रत को खोलना है, और छोटे बाबू घुंघरों की सेज पर नशे में धुत पड़े हैं। तब भी छोटी बहू भूतनाथ पर ही भरोसा करती है। उसे त्वैब के कोठे पर भेज पति के अंगूठे से पानी को छुआ कर मंगवा लेती है। छोटी बहू की बेकरारी लगातार बढ़ रही है। वह सामंतवाद और पुरुष वर्चस्व के जंजीरों में बंधी बेचैनी से उनको हिला रही है कि एक दिन पति को रोकने की बात कहती है तो छोटे बाबू कहते हैं कि तुम शराब पी सकोगी। एक
धक्के से पीछे हटी छोटी बहू की आंखें फैल गई है, लेकिन छोटी बहू को तो बंधन खोलने हैं। वह फिर भूतनाथ को बुलाकर शराब लाने के लिए पैसे देती है। भूतनाथ भी स्तब्ध, लेकिन वह गुलाम है। उसे बीवी यानी छोटी बहू के आदेश का पालन करना है। पति को शराब परोसती छोटी बहू पति के जबरदस्ती करने पर शराब पीती है। छोटी बहू को पर्दे पर जिस तरह से मीना कुमारी ने निभाया है, यह दृश्य भारतीय सिनेमा की अविस्मरणीय दृश्य बन पड़ा है। छोटी बहू के पहली बार शराब पीने वाले दृश्य में आप स्वयं भी तटस्थ नहीं रह पाएंगी। वेदना, क्रूरता, पाशविकता सब कुछ मिलकर जैसे उससे गीत के दृश्य की रचना कर रहे होते हैं। अब छोटी बहू को अपना गम भुलाने का रास्ता मिल गया। धीमे धीमे वो शराब की आदी हो गई और शराब लेने वाला उनका भूतनाथ अपने गुनाहों में खोया हुआ है। मीना कुमारी के बेजोड़ अभिनय से फिल्म खजाने की तरह भरी हुई है। रहमान भी साथ देते नजर आते हैं। भूतनाथ के चरित्र में गुरुदत्त जैसे एक बेचारे के रूप में हैं। वह हर चीज़ को देख रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है और आदेशों का पालन कर रहा है, चाहे छोटी बहू हो या जवान, जमींदारों की हवेली हो या मोहिनी सिंदूर का कार्यालय। भूतनाथ उज़्बक की तरह सिर्फ कर रहा है। उसे जवां की बात बुरी लगती है, वह इसकी शिकायत छोटी बहू से भी करता है। छोटी बहू पर उसे भरोसा है, इतना भरोसा कि उनके लिए शराब भी ला देता है। वह ध्वस्त होती जमींदारी और सामंतवाद पर अपना अट्टहास करता है। अंग्रेजी के कवि हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की भी यह अविस्मरणीय भूमिका है। सविन्य बाबू के रूप में नजीर हुसैन ने भी प्रभावित किया है। बंसी जो भूतनाथ का रिश्तेदार है, वह भी अपने मालिक की चाटुकारिता और सेवा में दिन रात लट्टू बना हवेली में घूमता है। साहिब बीवी और गुलाम का संगीत दिया है हेमंत कुमार ने और इनके गीतों की रचना की है शकील बदायूनी ने। हेमंत कुमार बचपन से ही गीत संगीत के शौकीन थे। उन्होंने अपनी शुरुआत टैगोर के गीतों को गाकर की थी। कोलंबिया से उनके 12 रिकॉर्ड निकले थे। 1945 में एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्होंने सबसे पहले फिल्म पूर्व राग की। यह फिल्म चली ही नहीं। कई फिल्मों में संघर्ष के बाद आनंद मठ में उनके संगीत को सराहा गया। साहिब बीवी और गुलाम में शकील बदायूनी और हेमंत कुमार के बीच 20 साल बाद एक साथ काम किया था, जो मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म में हेमंत दा ने पहली बार गीता दत्त के समकक्ष आशा भोसले को लाकर खड़ा किया, जबकि आशा भोसले ने लगभग इस फिल्म में गीता दत्त की ही शैली को अपनाया, लेकिन फिर भी इस फिल्म से ही उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र छवि को उकेरा।